स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था? हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था स्टेप 6 जो ग्लाइकोलाइसिस का होता है उसका केमिस्ट्री क्या है ये हम लोगों ने देखा था, उसका कंक्लूजन क्या है ये हम लोगों ने देखा था, कौन सा इनहिबिटर उस स्टेप को इनहिबिट करता है ये हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग स्टेप 6 में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ही एंजाइम क्यों यूज कर रहे हैं ये भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो वही देखो यहाँ पर स्टेप नंबर 6 के बारे में मैंने बताया था, उसका केमिस्ट्री मैंने बताया था। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि कैसे करके ये जो इनहिबिटर है वो इनहिबिट करता है आयोडोएसीटेट स्टेप नंबर 6 को। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हम लोग यहाँ पर स्टेप नंबर 6 में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि और भी एंजाइम होता है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कराता है, जैसे ऑक्सीडेज, ऑक्सीजिनेज, पेरोक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर हम लोग डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का यूज करते हैं। क्यों करते हैं ये भी मैंने बताया था। इसके बाद मैंने क्या बताया था, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का भी कॉन्सेप्ट बताया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का भी कॉन्सेप्ट बताया था, और ये स्टेप को हम लोग ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन स्टेप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी बताया था। जिसको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये भी मैंने बताया था क्यों बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्लस फॉस्फोराइलेशन स्टेप भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन प्लस फॉस्फोराइलेशन स्टेप बोलते हैं। याद रखना स्टेप नंबर 6 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को, ये हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अभी हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 7। ठीक है, ये भी थोड़ा सा लंबा है और ये बहुत आसान है। ठीक है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा स्टेप नंबर 7 में। तो मैंने वैसे ऑलरेडी बता चुका है ग्लाइकोलाइसिस का जो स्टेप्स है उसके बारे में। स्टेप नंबर 7 में याद रखना है, उस स्टेप को हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन स्टेप, और इसमें फर्स्ट टाइम इसमें क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टेप नंबर 6 तक क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 6 में क्या हुआ था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हुआ था। ठीक है, ये था स्टेप नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर 7, ये इसका नाम क्या है, इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, और हम लोग देखेंगे इसका कंक्लूजन क्या है। यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, तो इसको हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये सब सारा का सारा अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। अब देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर का मैंने बताया था वो लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये सब मिटा रहा हूँ और मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि स्टेप नंबर 6 के बाद क्या होगा, स्टेप नंबर 7 होगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर 7। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस का जो स्टेप नंबर 7 होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन स्टेप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे स्टेप 7। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का, और इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन स्टेप। क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन स्टेप। इसका मतलब यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा वो एंजाइम क्या लगेगा, हम लोग बोलेंगे काइनेज लगेगा। जहां भी एंजाइम काइनेज लगेगा वहां पर जो स्टेप होगा उसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन स्टेप बोलेंगे। ठीक है, मैं और ही चीज यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पर सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो बना रहा हूँ, ठीक है, उसको आप 1 बाय 1 देखना, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। और सब कुछ बहुत आसान है, मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो देखो स्टेप नंबर 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन स्टेप बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, देखना ध्यान से। यहाँ पर स्टेप नंबर 6 में क्या हुआ था, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, ध्यान से देखना। अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हम लोग बोलेंगे एक नया मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में 3PGA बोलते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या इसको हम लोग 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। किससे, हम लोग बोलेंगे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से। ठीक है, और यही है हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 7 किसका, ग्लाइकोलाइसिस का। याद रखना। ठीक है, और ये भी स्टेप क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, ये भी स्टेप हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल होगा। स्टेप नंबर 7 भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल होगा। मैंने बताया था स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 10 को छोड़ के बाकी सारे स्टेप्स क्या हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल है। स्टेप 1, 3 एंड 10 यही क्या हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल है, या हम लोग बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 7 क्या है, बाई डायरेक्शनल है, या हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, बहुत आसान है, क्या चीज है देखो यहाँ पर समझना है। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में।
ठीक है, इसका मतलब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 2 फॉस्फेट है, एक पहले कार्बन पे एक तीसरे कार्बन पे। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है देखो ध्यान से, यहाँ पर ये पहला कार्बन से अगर फॉस्फेट को हटा दिया जाए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बचेगा। तो यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो फर्स्ट कार्बन है ना ग्लिसरिक एसिड का, जो सबसे पहला कार्बन है ना, उसमें जो फॉस्फेट है, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यहाँ पर हटा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ जाएगा, तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को फिर किसके साथ जोड़ दिया जाएगा, एडीपी मॉलिक्यूल के साथ जोड़ दिया जाएगा, तब जाके एडीपी बनेगा। तो बताने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, बताने का मतलब यहाँ पर क्या चीज है, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एडीपी मॉलिक्यूल किसके साथ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। ठीक है, तो ये फॉस्फेट एडीपी में एक फॉस्फेट कहां से आया, एडीपी में एक फॉस्फेट आया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, जो पहला कार्बन में जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, मैं बोल रहा हूं पहला कार्बन में जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो स्टेप नंबर 6 में जुड़ा था, ठीक है, वही फॉस्फेट एडीपी से जुड़ गया और डाइफॉस्फेट से क्या हो गया, ट्राइफॉस्फेट हो गया। ठीक है, याद रखना है। और ये जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये जो केमिकल रिएक्शन को कराने वाला जो एंजाइम है, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देख सकते हैं यही है क्या चीज, काइनेज। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज ये रिएक्शन को कैटालाइज करता है। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पर चूंकि एटीपी बन रहा है, तो यहाँ पर ये जो एटीपी बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, बस अभी इतना याद रखना। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये बोलेंगे कि जब भी कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है, और वो बायोकेमिकल रिएक्शंस के टाइम पे जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो वैसे एटीपी के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। याद रखना है। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के 7th स्टेप में, ये वाला कौन सा स्टेप है हम लोग बोलेंगे, ये वाला स्टेप है 7वां स्टेप है। ये 7वां स्टेप में हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टाइम क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि एटीपी का फॉर्मेशन किस किस स्टेप में होता है, स्टेप नंबर 7 में होता है और स्टेप नंबर 10 में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना एटीपी बनेगा, हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा स्टेप नंबर 7 में। ठीक है, याद रखना है। तो यही था, हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 7 का। अब देखो इसका केमिस्ट्री देखो कैसे करके एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, बहुत आसान है। देखो क्या चीज है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये स्टेप नंबर 6 को मैंने दिखाया है। ठीक है, स्टेप नंबर 6 में क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हुआ, हम लोग बोलेंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ये स्टेप नंबर 6 था। ठीक है, इस स्टेप नंबर 6 में कितना मॉलिक्यूल था, 2 मॉलिक्यूल यूज हुआ था, 2 मॉलिक्यूल्स बना था, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगेगा। ठीक है, 2 NAD यहाँ पर कितना निकलेगा, 2 रिड्यूस NADH2 निकलेगा, ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ठीक है, यहाँ पर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब यहाँ पर जो पहला जो फॉस्फेट है कार्बन नंबर 1 पे, ये फॉस्फेट क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे हट जाएगा। ठीक है, हट जाएगा ना ये फॉस्फेट। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखना ध्यान से, यही हम लोग बोलेंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये है। यहाँ से जो पहला कार्बन है, ये पहला कार्बन हम लोग सॉरी पहला कार्बन में जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट कौन सा फॉस्फेट है, ये वाला इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो स्टेप नंबर 6 में था। ठीक है, ये फॉस्फेट हटेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे नया कंपाउंड बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, जिसको हम लोग बोलेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो देखो ये कंपाउंड बना। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 पे क्या है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको बोलते हैं 3 PGA। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन हम लोग बोलेंगे 1 2 3 है। कितना मॉलिक्यूल बनेगा, हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल। अगर 2 मॉलिक्यूल बनेगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल बनेगा क्या चीज, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आप देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल बन रहा है यहाँ पर क्या चीज, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए जो एंजाइम था, वो एंजाइम क्या था, हम लोग बोलेंगे क्या था, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। ठीक है, ये एंजाइम एक्चुअल में किया क्या, ये एंजाइम एक्चुअल में क्या किया, काइनेज क्या किया, पहले या 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के फर्स्ट कार्बन में जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, उस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यहां से हटाया। ठीक है, और ये इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को किसमें जोड़ा, एडीपी मॉलिक्यूल में जोड़ा। तो देखो ध्यान से,
यहाँ पर देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये एंजाइम क्या किया, पहला कार्बन में जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा हुआ था 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, ठीक है, ये फॉस्फेट को ये 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसमें जोड़ दिया, एडीपी में जोड़ दिया ये फॉस्फेट को। जैसे ही एडीपी में जोड़ेगा तो यहाँ पर एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डाइफॉस्फेट था, एक फॉस्फेट मिला तो क्या होगा, ट्राइफॉस्फेट। तो कितना मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे, एडीपी लगेगा 2 मॉलिक्यूल एटीपी बनेगा, देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल एडीपी लगा है, 2 मॉलिक्यूल क्या बना है, हम लोग बोलेंगे एटीपी बना है, ठीक है। और ये बायोकेमिकल रिएक्शन के टाइम पे क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे एटीपी बन रहा है स्टेप नंबर 7 में, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब हो गया जब कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है उस टाइम पे अगर एटीपी बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी 3 तरीके से बनता है। पहला को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, दूसरा को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और तीसरा को हम लोग बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। वो मैं अभी यहाँ पर अलग से बताऊंगा, ठीक है। ये था हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 7। अब देखो ये एक्चुअल में हो कैसा रहा है, देखो ध्यान से, ये इसका केमिस्ट्री था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो कैसा रहा है, देखना ध्यान से, समझना बहुत आसान है। देखो यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एंजाइम को बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं किसको बना रहा हूँ, ये मान लो एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये एंजाइम का क्या एक्टिव साइट है ये वाला, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एंजाइम है। कौन सा एंजाइम हम लोग बोलेंगे, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज, यही काइनेज एंजाइम है, ठीक है। अब ये एंजाइम के एक्टिव साइट में देखो ध्यान से, ये जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 क्या चीज 3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोल रहे हैं, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है, इससे देखो ध्यान से, और इसके एक्टिव साइट में हम लोग बोलेंगे कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे एडीपी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, ये एंजाइम क्या कर रहा है, ये जो पहला पोजीशन पे, पहला 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जो पहला कार्बन पे जो फॉस्फेट है, ये वाला फॉस्फेट, ये फॉस्फेट को ये ट्रांसफर कर दे रहा है, किसमें हम लोग बोलेंगे, किसमें ट्रांसफर कर दे रहा है, हम लोग बोलेंगे एडीपी में ट्रांसफर कर दे रहा है, ठीक है। जैसे ही ये फॉस्फेट एडीपी में ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर एक फॉस्फेट हट गया ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, देख सकते हैं यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो एडीपी में ये फॉस्फेट गया ना, तो ये एडीपी एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एंजाइम एक्चुअल में क्या किया, ये एंजाइम एक्चुअल में क्या किया, ये एंजाइम एक्चुअल में क्या किया, पहला कार्बन से 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के फर्स्ट कार्बन से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हटाकर किसमें जोड़ दिया, हम लोग बोलेंगे एडीपी में जोड़ दिया, जिसकी वजह से एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो गया और 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं क्या चीज, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो कि हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 7 होता है ग्लाइकोलाइसिस का। तो कितना एटीपी बना, 2 एटीपी प्रोड्यूस हुआ फर्स्ट टाइम ग्लाइकोलाइसिस में स्टेप नंबर 7 में, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या है, देखो ध्यान से, कंक्लूजन क्या है, ये स्टेप का कंक्लूजन क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 7 का कंक्लूजन, ठीक है। स्टेप नंबर 7 का कंक्लूजन मैं लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। पहला कंक्लूजन क्या चीज, स्टेप नंबर 7 का हम लोग बोलेंगे, ये जो स्टेप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन स्टेप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन स्टेप बोलेंगे, फर्स्ट कंक्लूजन, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्टेप पे देखो ध्यान से, ये स्टेप में देखो ध्यान से, ये स्टेप कैसा है, बाई डायरेक्शनल है ना, तो बाई डायरेक्शनल, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये स्टेप कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे बाई डायरेक्शनल होता है, ये कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, या हम लोग बोलेंगे कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल होता है, कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, देख सकते हैं रिवर्सिबल है। तीसरा हम लोग क्या बोलेंगे, तीसरा हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 एटीपी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी इज प्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कितना एडीपी लग रहा है, तो हम लोग बोलेंगे 2 एडीपी इज कंज्यूम्ड, ठीक है, 2 एडीपी इज कंज्यूम्ड, 2 एडीपी लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर 2 एडीपी लग रहा है, ठीक है। ये स्टेप में देखो ध्यान से, क्योंकि एटीपी बन रहा है, इसीलिए इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है, देख सकते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये स्टेप के टाइम पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कहीं भी निकलते दिख रहा है, हम लोग बोलेंगे नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो CO2 इज रिलीज्ड, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, नो डीकार्बोक्सिलेशन, नो डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप, या हम लोग बोलेंगे रिएक्शन,
ठीक है, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल रहा है। और देखो ध्यान से यहाँ पर देखो कोई भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल निकलते दिख रहा है, हम लोग बोलेंगे नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो रिड्यूस NaDH2, नो रिड्यूस NaDH2, नो रिड्यूस NaDH2 इज प्रोड्यूस्ड, कोई भी रिड्यूस NaDH2 प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इस स्टेप में, स्टेप नंबर 7 में। ठीक है, स्टेप नंबर 7 को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन स्टेप, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप बोलते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है स्टेप नंबर 7 का। ठीक है, और ये एंजाइम लगता है, ये एंजाइम कैसे करके काम किया, क्या केमिस्ट्री था, क्या कंक्लूजन था, ये मैंने बता दिया। अब मैं क्या बताऊंगा, अब मैं बताऊंगा कि ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और हम लोग बोलेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन, तीनों फॉस्फोराइलेशन में एटीपी बनेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक चीज याद रखना कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन के टाइम पे अगर एटीपी बन जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या, ये बायोकेमिकल रिएक्शन ही तो है ना, और यहाँ पर क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। और एंजाइम हमेशा क्या रहेगा, काइनेज रहेगा, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो क्योंकि काइनेज जो एंजाइम है वो एंजाइम का काम क्या है, फॉस्फेट को जोड़ना, एडिशन ऑफ फॉस्फेट करना। तो यहाँ पर ये काइनेज क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, काइनेज क्या कर रहा है, पहला कार्बन पे जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, वो फॉस्फेट को जोड़ रहा है किस में, देखो ध्यान से, एडीपी में जोड़ रहा है ये काइनेज, इसीलिए यहाँ पर एडीपी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एटीपी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या बताने वाला हूँ, अभी मैं बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन, जिसमें 3 टाइप बताऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मिटाता हूँ और मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन में बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि फॉस्फोराइलेशन का कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, फॉस्फोराइलेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है, याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, याद रखना है। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोराइलेशन होता है ना, ये 3 तरीके से होता है, याद रखना है। कितने तरीके से होता है, हम लोग बोलेंगे 3 तरीके से होता है। अगर आप बायो पढ़ रहे हैं तो बायो में याद रखना जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो 3 तरीके से होता है। ठीक है, पहला जो हम लोग बोलेंगे तरीका है, वो तरीका क्या हम लोग बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे, जिसका शॉर्ट फॉर्म है क्या चीज, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, SLP। ठीक है, दूसरा टाइप होता है फॉस्फोराइलेशन का, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ओपी। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं, या हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वैसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्टली हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो टाइप होता है फॉस्फोराइलेशन का, ये पहला टाइप है। ठीक है, ये दूसरा टाइप है, और तीसरा जो टाइप होता है जो कि प्लांट में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो अब ध्यान से देखो, कोई भी फॉस्फोराइलेशन रहे, चाहे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन रहे, वहां भी एटीपी बनेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रहे, वहां भी एटीपी बनेगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन रहे, वहां भी एटीपी बनेगा। ठीक है, तो अब तीनों एटीपी में, तीनों में डिफरेंस क्या है, तो बहुत आसान है। क्या चीज है, मैंने क्या बोला कि अगर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में याद रखना, अगर कोई भी केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन अगर चल रहा है, ठीक है, बायोकेमिकल अगर रिएक्शंस चल रहा होता है, ठीक है, तो उस रिएक्शन के टाइम पे, बायोकेमिकल रिएक्शन के टाइम पे अगर क्या बन जाए, हम लोग बोलेंगे एटीपी का सिंथेसिस हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। या इसको इन अदर वर्ड्स कैसे समझे, जैसे यहां पर भी देख सकते हो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये किसमें चेंज हो रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो रहा है, याद रखना है। ठीक है, तब जाके क्या बनना है, एटीपी बनना है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन के टाइम पे क्या बना, एटीपी बना, जिसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, याद रखना है। ठीक है, तो अब ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे स्टेप नंबर 7 एंड स्टेप नंबर 10 क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। तो अब देखो इसको इन अदर वर्ड्स कैसे समझ सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस के टाइम पे क्या बने, एटीपी बने। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, कि अगर मान लो कोई भी फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड, मान लो कोई फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड है, मान लो फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड का मतलब मान लो कि यहाँ पर मान लो एक कंपाउंड है ए, ठीक है, ए से क्या जुड़ा हुआ, हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है, ए की जगह मान लो एक्स मान लो, ठीक है, सबसे अच्छा एक्स मान लो। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, यहाँ पर
ये 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कैसा कंपाउंड हम लोग बोलेंगे, क्या चीज, फोस्फोराइलेटेड कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या जुड़ा हुआ हम लोग बोलेंगे, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोस्फोराइलेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो अगर कोई भी फोस्फोराइलेटेड कंपाउंड है, देख सकते हैं जैसे यहाँ पर ये X क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो X की क्या चीज है, 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, मान लो यही वाला। ठीक है, ये भी फोस्फोराइलेटेड कंपाउंड है, ये भी फोस्फोराइलेटेड कंपाउंड है, मतलब फॉस्फेट जुड़ा हुआ है इस कंपाउंड से। ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर फोस्फोराइलेटेड कंपाउंड से फॉस्फेट अगर अलग हो जाता है, देखो ध्यान से, अगर फोस्फोराइलेटेड कंपाउंड से हम लोग बोलेंगे फोस्फेट क्या हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, तो ये फॉस्फेट देखो ध्यान से, ये फॉस्फेट क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, ये फॉस्फेट क्या हो गया, अलग हो गया। और ये फॉस्फेट को कौन रिसीव कर ले, ये फॉस्फेट को कौन रिसीव कर ले, एडीपी रिसीव कर ले। तब जो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एडीपी और फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे जो भी मतलब ऐसा जब भी एटीपी बनेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। और ये एक्स जिससे फॉस्फेट हटा है, फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड, ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, मान लो प्रोडक्ट वाई है। ठीक है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जस्ट यही हुआ है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड, मतलब फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं, एक्स क्या चीज है, ये कंपाउंड है। ठीक है, 1,3 bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड है। उसी तरह देखो यहाँ पर एक्स भी मैंने लिया है, एक्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ, फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड है। ठीक है, ये कंपाउंड से क्या अलग हुआ, फॉस्फेट अलग हुआ, ये कंपाउंड से क्या हुआ, अलग हुआ। देखो फॉस्फेट अलग हुआ, ठीक है, ये फॉस्फेट अलग हुआ। अब ये फॉस्फेट को कौन ये क्या रिसीव, ये फॉस्फेट को कौन रिसीव किया, एडीपी रिसीव किया। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एटीपी। देखो एडीपी किसमें कन्वर्ट हो गया, डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट जुड़ा तो क्या हो गया, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और यहां से फॉस्फेट हटा, ठीक है, वो अपना प्रोडक्ट में चेंज हो गया, प्रोडक्ट किस दूसरा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक्स क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट में चेंज हो गया, मतलब एक्स वाई में चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये वाला हम लोग क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। और यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा, याद रखना है, ये एंजाइम क्या होगा, हम लोग बोलेंगे काइनेज होगा। हमेशा ये एंजाइम क्या होगा, हम लोग बोलेंगे काइनेज होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कौन सा एंजाइम लगा है, काइनेज एंजाइम लगा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा, बहुत आसान है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो मैंने दो तरीके से समझा दिया। पहला सिंपल तरीका जो बायोकेमिकल रिएक्शन के टाइम पे अगर एटीपी बने तो इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दूसरा मैंने यहाँ पर केमिकल इक्वेशन से समझाया हूँ, जिसको मैंने यहाँ पर कोरिलेट कर दिया इसके साथ। ठीक है, अब देखो अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसको बोलते हैं ओपी, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन के बीच का स्टेज को बोलते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या होता है मैं पढ़ाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, बहुत आसान है ये सब। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, देखना ध्यान से, यहाँ पर भी एटीपी बनेगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, चाहे हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्मेशन के टाइम पे, चाहे क्रेब साइकिल चलने के टाइम पे, जो भी रिड्यूस NADH2 मैं बोल रहा था ना, याद करो बार बार मैं क्या बोल रहा था, रिड्यूस NADH2। ठीक है, ये क्या चीज आप लोग बोलेंगे, रिड्यूस फॉर्म है, मतलब ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अनस्टेबल है। ठीक है, इसके पास क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे दे। ठीक है, तो जब भी कभी रिड्यूस NADH2 या रिड्यूस FADH2, याद रखना मैंने क्या बोला, जब भी कभी रिड्यूस NADH2 या रिड्यूस FADH2 भी होगा, दोनों सेम है। ठीक है, रिड्यूस NADH2 और रिड्यूस FADH2, याद रखना ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। रिड्यूस का टर्म क्यों आ रहा है, क्योंकि रिडक्शन मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, किसके पास, ये NAD के पास। और ये इलेक्ट्रॉन्स जब NAD रिसीव किया तब ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, मतलब किस फॉर्म में आ गया, NADH2 के फॉर्म में आ गया या FADH2 के फॉर्म में आ गया। मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में सब कुछ बताया था। ठीक है, तो अभी बस इतना जानो कि जो रिड्यूस NADH2 और जो रिड्यूस FADH2, उसके पास क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, किस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये H2 है ना, वही इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर देखो ये H2 है ना, वही इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये रिड्यूस है। जब ये हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज होगा, जब ये रिड्यूस NADH2 हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकल जाएगा, देखो ध्यान से, इससे इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकल गया, देखो ध्यान से, तब ये NADH2 और FADH2 क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये NADH2 और FADH2 क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि इससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये रिड्यूस NADH2। अब हम लोग बोलेंगे अपने पहले वाले स्टेट पे आ जाएगा, जिसको बोलते हैं स्टेबल स्टेट, NAD नेट। और जो रिड्यूस FADH2 है वो भी हम लोग बोलेंगे अपने पहले वाले स्टेट में आ जाएगा, इसको बोलेंगे फैट,
ये हम लोग बोलेंगे ये स्टेबल फॉर्म है, ठीक है, याद रखना है। अब जैसे ये Na इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो फिर से ये किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इसमें चेंज हो जाएगा रिड्यूस फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। FADH2 जैसे FAD जैसे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, FADH2 में, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है जब भी कभी रिड्यूस NaDH2 रहे, रिड्यूस FADH2 रहे, जब जब इलेक्ट्रॉन्स को देता है, किसी को देता है या इलेक्ट्रॉन्स का जब इससे लॉस होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो जब भी NaDH2 रिड्यूस NaDH2 रिड्यूस FADH2 ऑक्सीडाइज होता है तब इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो हम लोग यहाँ पर टर्म यूज करें ऑक्सीडाइज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हम लोग बोलेंगे कहाँ इंटर कर जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंटर कर जाता है हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, या इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है, ETS या ETC। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर कर जाता है तब क्या होता है हम लोग बोलेंगे, तब मैं बताऊंगा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, तब हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन का पंपिंग होने लगता है। प्रोटॉन जो होता है H+ आयन जो होता है उसका पंपिंग होने लगता है, मैं बताऊंगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन से के अप्रोच जाने लगता है, कैसे जाते हैं मैं बताऊंगा। अब ये प्रोटॉन पंपिंग की वजह से क्या होता है, ध्यान से देखना, प्रोटॉन पंपिंग की वजह से क्या होता है हम लोग बोलेंगे, क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर हम लोग बोलेंगे जो प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट होता है, H+ आयन का जो ग्रेडियंट होता है या कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो हम लोग बोलेंगे क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन पंपिंग की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है हम लोग बोलेंगे डेवलप हो जाता है, या हम लोग बोलेंगे डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये डिस्टर्बेंस की वजह से हम लोग बोलेंगे फिर से वापस क्या होता है, प्रोटॉन वापस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्रोटॉन आ रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है, किसके थ्रू हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीजोम के थ्रू, मैं बताऊंगा ऑक्सीजोम के थ्रू आता है, तब क्या डेवलप होता है हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है, कि वापस इलेक्ट्रॉन वापस H+ वापस आ रहा है कहाँ, मैट्रिक्स होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसकी वजह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। अब ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या करेगा, ADP और हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करा देगा और क्या बना देगा, हम लोग बोलेंगे ATP बना देगा, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों बोल रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन का मतलब हो गया ATP बनना, ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, NaDH2 का। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, FADH2 का। इसीलिए टर्म आ रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, यहाँ पर टर्म है ऑक्सीडेशन और यहाँ पर क्या टर्म हम लोग बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो इसको मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के का पार्ट होता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन के बीच का स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कैसे करके होता है ये हम लोग पढ़ेंगे ETS में, या हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, ठीक है। तो ऐसे अगर ATP बनेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। बहुत आसान है, देख सकते हैं आप। अब देखो फोटो फॉस्फोराइलेशन में क्या होती है, बहुत आसान है। फोटो फॉस्फोराइलेशन में भी ATP बनेगा, ठीक है, प्लांट्स में होता है। मैंने फोटोसिंथेसिस का देखा लेक्चर्स बनाया है, उसमें इतना सीरीज ऑफ लेक्चर्स आप स्टडी करना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होता है, फोटो फॉस्फोरेशन में क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, जो लाइट एनर्जी होता है, ठीक है, ये लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। कहाँ होगा, तो ये मैंने बताया है, देखना आप क्लोरोफिल जो होता है, ठीक है, क्लोरोफिल के मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है, वहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, मैंने बताया, ठीक है। अब ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मैं इसी में दिखा दे रहा हूँ, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, प्रोटॉन का पंपिंग होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोटॉन का पंपिंग होगा। प्रोटॉन का पंपिंग होने की वजह से हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल जो ग्रेडियंट प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए क्लोरोप्लास्ट में होगा, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी वजह से हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होगा और उस प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से हम लोग बोलेंगे ADP किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ADP किससे जुड़ जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, ATP बना देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे प्रोसेस को देखो ध्यान से, यहां से लेके मैं एक ही में दिखा दिया, यहां तक के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो क्या चीज फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। क्यों फोटो फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं, कि लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे क्या बना, ATP बना। तो ये कहाँ होता है, ये प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में कहाँ हम लोग बोलेंगे, प्लांट्स में कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। और ये जो बताया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी प्लांट में होता है,
याद रखना है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट था किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉस्फोराइलेशन का। हमेशा याद रखना स्टेप नंबर 7 में और स्टेप नंबर 10 में क्या बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस का एटीपी बनेगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 7 में ही मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन का। तो स्टेप नंबर 10 में मैं नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर स्टेप नंबर 10 में क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का जो यहाँ पर समझाया हूँ वो मैं नहीं बताऊंगा। तो आप ये लेक्चर को देखना और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। स्टेप नंबर 10 में भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर जो 7 था वो खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर 8, ग्लाइकोलाइसिस का जो स्टेप नंबर 8 है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 7 में देखो क्या हुआ था, स्टेप नंबर 7 में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये बना था हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 7 में, देख लेना आप लोग, ठीक है। मैंने बताया है अभी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था, या 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या हम लोग बोलेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 मॉलिक्यूल्स बना था। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, स्टेप नंबर 8 में देखो क्या होगा, स्टेप नंबर 8 को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। स्टेप नंबर जो 8 है, स्टेप 8 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमराइजेशन स्टेप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमराइजेशन स्टेप बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमराइजेशन स्टेप बोलेंगे, ठीक है। जिसमें 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है, हम लोग बोलेंगे 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होगा, हम लोग बोलेंगे 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या हम लोग क्या बोलेंगे 2 फॉस्फोग्लिसरेट भी बोलेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग बोलेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो रिएक्शन होता है ना, ये भी हम लोग बोलेंगे कैसा रिएक्शन होता है, हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं या बाई डायरेक्शनल ये रिएक्शन होता है, ठीक है, याद रखना है। और इसमें जो एंजाइम लगेगा उस एंजाइम को हम लोग बोलेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड म्यूटेज। क्या बोलेंगे, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड म्यूटेज, या इसको हम लोग बोलेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आइसोमरेज, आइसोमरेज, ठीक है, याद रखना है। इसीलिए इस स्टेप का नाम क्या चीज हम लोग बोलेंगे आइसोमराइजेशन स्टेप है। और इस स्टेप में वैसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। तो चलो अब इसका केमिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद कंक्लूजन देखते हैं, ठीक है। देखो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ना, ठीक है, ये क्या चीज है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कितना मॉलिक्यूल है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स है। ये 2 का मतलब हो गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वो भी 3 कार्बन का है, ठीक है, याद रखना है। और हम लोग बोलेंगे 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये भी कितना कार्बन का होगा, हम लोग बोलेंगे 3 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। इससे क्या होगा, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, नहीं मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, इससे क्या होगा, देखो ध्यान से, ये भी जो रिएक्शन है वो क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। इससे हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बना है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो कार्बन नंबर ये 1 है, कार्बन नंबर 2 ये कार्बन नंबर 3 है। तो कार्बन नंबर 1 में एज इट इज यही रहेगा जैसा यहाँ पर है, यहाँ पर O माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पर O माइनस होगा, ठीक है। अब कार्बन नंबर 2 में हम लोग बोलेंगे तीसरा कार्बन का जो फॉस्फेट है ना वो कहाँ आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे कार्बन नंबर 2 पे आ जाएगा। देखो तीसरा कार्बन का जो यहाँ पर ये है, यहाँ पर तीसरा कार्बन का जो फॉस्फेट है वो कहाँ आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे कार्बन नंबर 2 पे आ जाएगा। तो कैसा दिखेगा, देखो जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, CH2 यहाँ पर क्या चीज, हम लोग बोलेंगे O, और यहाँ पर क्या चीज है, देखो ये वाला फॉस्फेट कहाँ आ गया, ये वाला फॉस्फेट आ गया, हम लोग बोलेंगे कार्बन नंबर 2 पे। ये वाला फॉस्फेट कहाँ आ गया, कार्बन नंबर 2 पे आ गया, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, कार्बन नंबर 3 पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कार्बन नंबर 3 पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर OH होगा और यहाँ पर H होगा, ठीक है। देख लो, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। कितना मॉलिक्यूल बनेगा, हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। ध्यान से देखो यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या चीज, म्यूटेज, या हम लोग क्या बोलेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या चीज, आइसोमरेज। इसीलिए इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप नंबर 8 को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेराइजेशन स्टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमेराइजेशन स्टेप बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो फॉस्फेट था ये एटीपी वाला फॉस्फेट था, याद रखना है। मैं बताऊंगा कि कहां से क्या फॉस्फेट आ रहा है, रेडियो लेवल टेक्निक बताऊंगा जिससे पता चलेगा। ये जो फॉस्फेट है यही फॉस्फेट कहां चला गया, कार्बन नंबर 2 पे चला गया। तो ध्यान से देखो,
सारा कुछ दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ओनली डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मूला बस डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पर जो एंजाइम लग रहा है वो आइसोमरेज एंजाइम लग रहा है, और इस स्टेप को क्या बोलेंगे, आइसोमराइजेशन स्टेप। देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे सेम है, देखो ध्यान से 1 2 3 तीन कार्बन है, 1 2 3 तीन कार्बन है दोनों में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, दोनों में चार चार ऑक्सीजन है। अब कितना देखो, एक एक फॉस्फेट है दोनों में, एक एक फॉस्फेट है, और कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, चौथा, चार हाइड्रोजन, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ओनली स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमराइजेशन स्टेप। तो बस इतना दिमाग में रखना है। और ये आइसोमराइजेशन स्टेप का कंक्लूजन क्या है, देखो ध्यान से, कंक्लूजन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो आइसोमराइजेशन स्टेप इसका कंक्लूजन क्या है, सबसे पहले इसका कंक्लूजन है कि ये स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं आइसोमराइजेशन स्टेप, याद रखना है पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या हम लोग बोलेंगे इस स्टेप का, स्टेप नंबर 8 का, कि यहाँ पर जो एंजाइम लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या चीज, म्यूटेज, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आइसोमरेज बोलेंगे, ठीक है। तीसरा यहाँ पर कंक्लूजन क्या है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन कैसा हम लोग बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल है, ये कैसा हम लोग बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, रिवर्सिबल है, या क्या हम लोग बोलेंगे, रिवर्सिबल है। चौथा यहाँ पर देखो, ये केमिकल रिएक्शन में कहीं पर भी कोई एटीपी लग रहा है, हम लोग बोलेंगे नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो एटीपी इज कंज्यूम्ड, नो एटीपी इज कंज्यूम्ड, मतलब इस केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटीपी नहीं लग रहा है। अगर एटीपी लग नहीं रहा है तो देखो ध्यान से, इस केमिकल रिएक्शन में क्या कोई एटीपी बन रहा है, हम लोग बोलेंगे नहीं बन रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो एटीपी इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एटीपी नहीं बन रहा है। क्या इस केमिकल रिएक्शन में कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, हम लोग बोलेंगे नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो CO2 इज रिलीज्ड, मतलब यहाँ पर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा है, या इसको हम लोग नो डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगला देखो, यहाँ पर कोई भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल निकल रहा है, रिड्यूस NADH2 FADH2 निकल रहा है, हम लोग बोलेंगे नहीं निकल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो रिड्यूस NADH2 इज प्रोड्यूस्ड, नो रिड्यूस NADH2 इज प्रोड्यूस्ड, मतलब कोई भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल इस स्टेप में नहीं निकल रहा है। यही इस स्टेप का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कंक्लूजन है। अब हम लोग देखेंगे, ये स्टेप नंबर 8 था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर 9, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 9 क्या चीज होता है, ग्लाइकोलाइसिस का। इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन स्टेप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन स्टेप बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कार्बन का वैलेंसी को ठीक कर लेना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे CH2 नहीं होगा, CHOH होगा, ठीक है। और यहाँ जो H है ना वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, इस कार्बन पे चला जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, देखो ध्यान से, हाँ अब ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड में कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है, बस यहाँ पर थोड़ा कार्बन का बैलेंस, यहाँ पर CH2 लिखा गया था, यहाँ पर CH होगा, और यहाँ पर CH, यहाँ पर H हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा, ये हो गया 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखो स्टेप नंबर 9 में क्या होगा, स्टेप नंबर 9 में डिहाइड्रेशन स्टेप बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेशन स्टेप में देखो क्या होता है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये कन्वर्ट होता है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये कन्वर्ट होता है, हम लोग बोलेंगे किसमें, हम लोग बोलेंगे 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट होता है, 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना, 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है कौन, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो 2 मॉलिक्यूल है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, तो इससे कितना मॉलिक्यूल ऑफ 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड बनेगा, हम लोग बोलेंगे 2, ठीक है। तो ये भी कितना कार्बन का होगा, 3 कार्बन का होगा, ये भी कितना कार्बन का होगा, 3 कार्बन का होगा, ठीक है। और इस स्टेप में क्या निकलेगा, देखो ध्यान से, इस स्टेप में चूंकि डिहाइड्रेशन स्टेप है, इस स्टेप में क्या निकलेगा, हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। तो कितना वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, हम लोग बोलेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलता है स्टेप नंबर 9 में, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। एंजाइम क्या लगेगा, तो एंजाइम लगेगा, हम लोग बोलेंगे इनोलेज, एंजाइम का नाम क्या चीज है, इनोलेज। और इस एंजाइम को काम करने के लिए कोफैक्टर चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं Mg2+, या इसको हम लोग बोलेंगे Mn2+, ठीक है। ये कोफैक्टर है, ठीक है, ये आयंस है जो इस एंजाइम को काम करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस एंजाइम का दूसरा नाम है, कभी कभी दूसरा नाम से भी एग्जाम में पूछता है, इस एंजाइम का दूसरा नाम, इसको हम लोग बोलते हैं 2-फॉस्फोपाइरुविक एसिड, 2-फॉस्फोपाइरुविक एसिड, 2-फॉस्फोपाइरुविक एसिड हाइड्राटेज, 2-फॉस्फोपाइरुविक एसिड हाइड्राटेज भी बोलते हैं, याद रखना है। इनोलेज का दूसरा नाम क्या है, 2-फॉस्फोपाइरुविक एसिड हाइड्राटेज, याद रखना है, ठीक है।
और ये स्टेप को याद रखना है। स्टेप नंबर 9 में क्या हुआ है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया है, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और इस स्टेप को डिहाइड्रेशन स्टेप क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इन दिस स्टेप देयर अकर द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से एक इनहिबिटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड। क्या बोलते हैं हम लोग बोलेंगे फ्लोराइड। एक ऐसा इनहिबिटर होता है केमिकल जो क्या करता है हम लोग बोलेंगे किस एंजाइम की एक्टिविटी को रोकता है, इनोलेज एंजाइम की एक्टिविटी को रोकता है, ठीक है। याद रखना है फ्लोराइड क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इनोलेज एंजाइम की एक्टिविटी को रोकेगा, मतलब स्टेप नंबर 9 को नहीं होने देगा, याद रखना फ्लोराइड, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे इनहिबिटर्स। अब देखो इसका बायोकेमिस्ट्री को समझते हैं, क्या चीज है देखो, यही था 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यही है, देख सकते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यही है, ठीक है। इसका 2 मॉलिक्यूल मिला था, 2 मॉलिक्यूल्स। तो अब देखो अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है या 2-फॉस्फोग्लिसरेट है, ये कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। तो देखो सब कुछ सेम रहेगा, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ठीक है, 3 कार्बन रहेगा। कार्बन नंबर 1 में जैसा था वैसे ही रहेगा, देखो ध्यान से, ठीक है। कार्बन नंबर 2 में देखो ध्यान से, कार्बन नंबर 2 में क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कार्बन नंबर 2 में क्या हो जाएगा, CHOP, ये भी बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। और कार्बन नंबर 3 में क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे CH3 ग्रुप आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बोलेंगे या 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट बोलेंगे। कितना मॉलिक्यूल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा, क्या चीज का, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड का, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये एंजाइम और ये जो रिएक्शन इसको करने के लिए कौन एंजाइम हम लोग बोलेंगे, इनोलेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। और इसके साथ हम लोग बोलेंगे Mg2+ या Mn2+, इसको कोफैक्टर चाहिए इस एंजाइम को इस बायोकेमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। और इस रिएक्शन के टाइम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। कितना वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, हम लोग बोलेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है। और इनोलेज एंजाइम का दूसरा नाम क्या है मैंने बताया, 2-फॉस्फोपायरुविक एसिड हाइड्रेटेज भी बोलते हैं, ठीक है। और ये स्टेप का इनहिबिटर कौन है, ये स्टेप का इनहिबिटर है हम लोग बोलेंगे कौन, हम लोग बोलेंगे फ्लोराइड। फ्लोराइड जो केमिकल होता है वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 9 को रोकता है, ठीक है। और ये जो स्टेप नंबर 9 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन स्टेप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन स्टेप बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 9। अब इसका कंक्लूजन क्या है, देखो जैसे कंक्लूजन में बहुत आसान है। सबसे पहला कंक्लूजन कि इस स्टेप को बोलेंगे क्या चीज, तो इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डिहाइड्रेशन स्टेप। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, डिहाइड्रेशन स्टेप बोलेंगे फर्स्ट, ठीक है। सेकंड हम लोग बोलेंगे कि ये जो स्टेप होता है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। तो ये स्टेप क्या होता है, हम लोग बोलेंगे बाई डायरेक्शनल होता है, या हम लोग बोलेंगे कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल होता है, ठीक है। अगला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अगला ये है कि ये स्टेप पे देखो ध्यान से, ये जो स्टेप है ना, इस स्टेप में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो रहा है, ठीक है। 2 वाटर मॉलिक्यूल 2H2O इज रिलीज, ठीक है। देख सकते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे रिमूव हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन स्टेप। अब देखो ध्यान से, ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप में कहीं पर भी एटीपी लग रहा है, हम लोग बोलेंगे नहीं लग रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो एटीपी इज कंज्यूम्ड। नो एटीपी इज कंज्यूम्ड मतलब इस स्टेप में कोई भी एटीपी नहीं लग रहा है, कोई भी एटीपी बनते नजर आ रहा है, हम लोग बोलेंगे नहीं बनते नजर आ रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो एटीपी इज प्रोड्यूस्ड। कोई भी एटीपी नहीं बन रहा है इस स्टेप में, ठीक है। कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, हम लोग बोलेंगे नहीं निकल रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो CO2 इज रिलीज्ड। कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा है, या नो डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, कोई भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल निकल रहा है, हम लोग बोलेंगे नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो रिड्यूस NaDH2, नो रिड्यूस NaDH2 इज रिलीज्ड, ठीक है, या प्रोड्यूस्ड, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं इज प्रोड्यूस। कोई भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल या रिड्यूस NaDH2 नहीं बन रहा है इस स्टेप में। और अगला क्या लिखेंगे हम लोग कंक्लूजन में, कि फ्लोराइड क्या करता है, हम लोग बोलेंगे फ्लोराइड इज द इनहिबिटर ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इनोलेज एंजाइम, ठीक है, याद रखना है। मतलब फ्लोराइड क्या करेगा, ये स्टेप को होने नहीं देगा। तो यही इसका कंक्लूजन है और ये स्टेप था। अब देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, ठीक है, कि अगर एक सेल है, ठीक है, जहां पर ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ठीक है, जहां पर क्या हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है मान लो, ठीक है, और उस सेल को ट्रीट कर दिया जाए किसके साथ, हम लोग बोलेंगे फ्लोराइड के साथ। फ्लोराइड जो केमिकल है उसके साथ ट्रीट कर दिया जाए, ठीक है, तब ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे कितना एटीपी का नेट गेन होगा, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बताना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, क्वेश्चन नंबर 2, कि कोई सेल है उसमें ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, अगर इस ग्लाइकोलाइसिस को ट्रीट कर दिया जाए आयोडो एसीटेट से
along with हम लोग बोलेंगे फ्लोराइड से, दोनों इनहिबिटर है, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे कितना एटीपी का नेट गेन होगा, कहां पर हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी बनेगा नहीं बनेगा, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। याद रखना है क्लोराइड कौन से स्टेप को रोकेगा, हम लोग बोलेंगे स्टेप 9 को रोकेगा। आयोडो एसीटेट कौन से स्टेप को रोकता है ग्लाइकोलाइसिस का, स्टेप 6 को रोकता है, मैंने बताया है। और फ्लोराइड कौन से स्टेप को रोकेगा, स्टेप 9 को रोकेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को पता करना, तो चलो पता करते हैं। देखो बहुत आसान है, कैसे, यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या, यहाँ पर सॉल्यूशन देखो क्या चीज है। हम लोग जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है वो हम लोग बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूटता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे क्या होता है, देखो सेल क्या करता है, 2 एटीपी लगाता है, 4 एटीपी बनता है, ठीक है। तो नेट गेन कितना एटीपी का होता है, हम लोग बोलेंगे 4 - 2 = 2 एटीपी का नेट गेन होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे 2 अनस्टेबल मॉलिक्यूल भी बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 रिड्यूस NADH। ये अनस्टेबल, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, याद रखना है। अब देखो, अब यहां पर समझना है कि एक्चुअल में देखो ध्यान से, फ्लोराइड किस स्टेप को रोकेगा, फ्लोराइड किस स्टेप को रोकेगा, स्टेप नंबर 9 को रोकेगा, ठीक है। तो अब अगर ग्लाइकोलाइसिस को अगर आप लोग ध्यान से देखो, ग्लाइकोलाइसिस को अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो यहाँ पर जो 2 एटीपी जो सेल लगा रहा है, देखो ध्यान से, 2 एटीपी तो सेल लगाया, ठीक है, 4 एटीपी बना। इसका मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखना, ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ, किसमें हम लोग बोलेंगे, किसमें, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा, हम लोग बोलेंगे फ्रुक्टोज क्या चीज, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, ठीक है। अब ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा, एक को बोलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक को बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। अगला स्टेप में क्या होगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमराइज कर जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। उसके बाद देखो 2 मॉलिक्यूल क्या मिला, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब क्या होगा, मैं इधर दिखा रहा हूं, अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, देखो ध्यान से, इससे हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। उसके बाद फिर क्या बनेगा, उसके बाद फिर क्या बनेगा, उसके बाद हम लोग बोलेंगे 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या बोलेंगे, 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद हम लोग बोलेंगे 2 फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड, क्या बोलेंगे, 2 फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड। फिर लास्ट में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड बनेगा, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनेगा। देख सकते हैं ये स्टेप नंबर 1 है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 है, देखो ध्यान से, ये वाला कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3, ये स्टेप नंबर 4, यहाँ पर ये स्टेप नंबर 5 है, ये वाला, ये स्टेप नंबर 6, ये स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 9, स्टेप नंबर 10। हम लोग जानते हैं कि स्टेप नंबर 1 में 1 एटीपी लगा, स्टेप नंबर 3 में भी 1 एटीपी लगेगा, ठीक है, 1 एटीपी लगेगा, और स्टेप नंबर 7 में 2 एटीपी बनेगा, ठीक है, देख सकते हैं ध्यान से, स्टेप नंबर 7 में 2 एटीपी बनेगा, और स्टेप नंबर 10 में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी बनेगा, ठीक है। टोटल कितने एटीपी बन रहा है, 1 2 3 4, कितने एटीपी लग रहा है, 2 एटीपी लग रहा है। तो ध्यान से देखो, स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 10 में क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर फ्लोराइड से ट्रीट किया जाए तो स्टेप नंबर 9 नहीं होगा, फ्लोराइड से ट्रीट किया जाए तो स्टेप नंबर 9 नहीं होगा, अगर फ्लोराइड से ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो अगर फ्लोराइड से ट्रीट किया जाए तो स्टेप नंबर 9 नहीं होगा, स्टेप नंबर 9 मतलब 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट नहीं हो पाएगा 2 फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एटीपी तो नहीं बनेगा, इसका आगे कोई स्टेप होगा नहीं, लेकिन इससे पहले वाला स्टेप तो होगा ना। तो इससे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, कितना एटीपी सेल लगाया, 2 एटीपी सेल लगाया स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 में, कितना एटीपी बना, देखो ध्यान से, कितना एटीपी प्रोड्यूस हुआ, 2 एटीपी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। देखो ध्यान से, स्टेप नंबर 7 में 2 ही एटीपी ना प्रोड्यूस हुआ, स्टेप नंबर 9 के बाद तो ये स्टेप होगा नहीं। तो नेट गेन कितना एटीपी का होगा, हम लोग बोलेंगे 2 - 2 = हम लोग बोलेंगे 0 एटीपी का क्या होगा, नेट गेन होगा। कब, जब हम लोग क्लोराइड से ट्रीट करेंगे सेल को, तब कितना एटीपी का नेट गेन होगा, 0 एटीपी का नेट गेन होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर लिए। अब मैं देखो दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताता हूं, उसको मैं मिटा रहा हूं। देखो दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि फ्लोराइड से भी ट्रीट किया जाए और आयोडो एसीटेट से भी ट्रीट किया जाए, तब क्या होगा। तो आयोडो एसीटेट क्या करता है, देखो ध्यान से, स्टेप नंबर 6 को रोकता है। आयोडो एसीटेट क्या करता है, स्टेप नंबर 6 को ब्लॉक करता है, ठीक है। ये स्टेप नंबर 6 नहीं होगा, स्टेप नंबर 6 नहीं होगा, तो स्टेप नंबर 7 नहीं होगा, स्टेप नंबर 8 नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर फ्लोराइड भी है, देखो ध्यान से, फ्लोराइड
कौन से स्टेप को रोकेगा, स्टेप नंबर 9 को रोकेगा। अगर ये होता तो स्टेप नंबर 9 को रोकता, तो इसका मतलब स्टेप नंबर 9 भी नहीं होगा, स्टेप नंबर 10 भी नहीं होगा अगर दोनों से ट्रीट किया जाए, या केवल आयोडो एसीटेट से ट्रीट किया जाए तो बाकी का 7, 8, 9, 10 स्टेप नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल सेल क्या किया, 2 एटीपी लगाया, ठीक है, 2 एटीपी लगाया, कोई भी एटीपी नहीं बना, 0 एटीपी इज प्रोड्यूस। तो नेट गेन कितना एटीपी का होगा, हम लोग बोलेंगे 0 - 2 इज इक्वल टू -2 एटीपी का नेट गेन होगा। किस में हम लोग बोलेंगे, जब सेल को या तो आयोडो एसीटेट से ट्रीट किया जाए, या हम लोग बोलेंगे ये आयोडो एसीटेट प्लस क्लोराइड से ट्रीट किया जाए, तब यहाँ पर नेट गेन कितना एटीपी का होगा, हम लोग बोलेंगे -2 एटीपी का क्या होगा, नेट गेन होगा। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 9 का इनहिबिटर का। अब हम लोग देखेंगे अगला स्टेप, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप नंबर 10 बोलेंगे। वो क्या होता है वो मैं यहाँ पर मिटा के बताता हूँ, ठीक है, वो भी बहुत आसान है। देखिए स्टेप नंबर 10, स्टेप नंबर 10 को हम लोग बोलेंगे, स्टेप 10 को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप 10 को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फॉस्फोराइलेशन स्टेप, फॉस्फोराइलेशन स्टेप। और मैंने बताया था कि जब भी कभी फॉस्फोराइलेशन स्टेप आएगा वहां पर एंजाइम क्या लगेगा, हम लोग बोलेंगे काइनेज। ठीक है, और स्टेप नंबर 10 में याद रखना है 2 एटीपी बनता है। स्टेप 7 और स्टेप 10 में क्या होता है, 2 एटीपी प्रोड्यूस होता है, 2 + 2 मतलब टोटल 4 एटीपी बनते हैं। स्टेप 7 में 2 प्रोड्यूस होता है और हम लोग बोलेंगे स्टेप 10 में 2 बनता है, मतलब टोटल कितना, 4 एटीपी बनता है, याद रखना है। देखो ध्यान से, स्टेप नंबर 10 मतलब स्टेप नंबर 10 में क्या होगा, देखो ध्यान से कि 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड ये कन्वर्ट होगा, हम लोग बोलेंगे किसमें, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड या पायरुवेट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो स्टेप होता है ये हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल होता है। ये भी 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का, ये स्टेप क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, ये यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक है, याद रखना स्टेप 1, 3 और 10 ऐसा स्टेप होता है जो इरिवर्सिबल होता है, जो यूनिडायरेक्शनल स्टेप होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस को कंट्रोल किया जाता है, या इसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट किया जाता है। इसीलिए स्टेप 1, स्टेप 3 और स्टेप 10 को क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी स्टेप। और यहाँ पर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं इसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी एंजाइम्स। ठीक है, याद रखना है, या एलोस्टेरिक एंजाइम्स। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो जो एंजाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं पायरुविक एसिड काइनेज या पायरुवेट काइनेज। ठीक है, पायरुविक एसिड काइनेज बोलते हैं या पायरुवेट काइनेज बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, देखो ध्यान से, ये 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में जो दूसरे कार्बन पे जो फॉस्फेट है ना, ठीक है, वो फॉस्फेट को ये जो एंजाइम होता है पायरुविक एसिड काइनेज वो किसमें जोड़ देता है, हम लोग बोलेंगे एडीपी में जोड़ देता है। ठीक है, तब ये एडीपी डाइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो दूसरे कार्बन पे जो फॉस्फेट है ना, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड का, इसमें से फॉस्फेट को हटा के ये पायरुविक एसिड काइनेज किसमें जोड़ देता है, हम लोग बोलेंगे एडीपी मॉलिक्यूल में जोड़ देता है, जिसकी वजह से ये एडीपी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर एटीपी बन रहा है इसीलिए इस स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है यहाँ पर, या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप भी बोलेंगे, याद रखना है। और ये क्या होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये मैंने बताया था स्टेप नंबर 7 पे, सारा का सारा डिटेल मैंने बताया था। ठीक है, अब इसका चलो केमिस्ट्री देखते हैं। अब इसका केमिस्ट्री क्या है, देखो ध्यान से, यही है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ठीक है, तो देखो ध्यान से 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड हम लोग बोलेंगे कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुविक एसिड काइनेज। ठीक है, पायरुविक एसिड काइनेज के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे किसमें, पायरुविक एसिड में। ठीक है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन का कंपाउंड होगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 1 2 3। अब कार्बन नंबर 1 में सेम होगा, जैसा यहाँ पर है, देखो सब कुछ सेम टू सेम होगा। कार्बन नंबर 2 में क्या होगा, C डबल बॉन्ड होगा, और कार्बन नंबर 3 में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे CH3 होगा। ठीक है, याद रखना है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कार्बन नंबर 3 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड या पायरुवेट बोलेंगे। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये एंजाइम को कराने के लिए हम लोग बोलेंगे कौन रिस्पांसिबल है, पायरुविक एसिड काइनेज। तो देखो ध्यान से, यहाँ जो दूसरा कार्बन था ना, ठीक है, यहाँ जो दूसरा कार्बन था ना, किसमें, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में, इसका फॉस्फेट कहाँ गया, तो इसका फॉस्फेट कहाँ जाएगा, तो देखो ध्यान से, पायरुविक एसिड काइनेज क्या करता है, एडीपी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, एडीपी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एपीपी लिख सकते हैं, एडीपी को देखो ध्यान से डाइफॉस्फेट है। ठीक है, ये पायरुविक एसिड काइनेज क्या करता है, इस फॉस्फेट को क्या करता है, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड का जो फॉस्फेट है दूसरे कार्बन पे, इसको जोड़ देता है किसमें, एडीपी में। ठीक है, तो ये एडीपी में जैसे ही फॉस्फेट जुड़ेगा तो एडीपी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एपीपीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हम लोग बोलेंगे एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, और यहाँ पर कितना हम लोग बोलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी लगेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हम लोग बोलेंगे एटीपी बाहर निकलेगा। ठीक है, और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड काइनेज के प्रेजेंस में हो रहा है। और ये जो यहाँ पर जो एटीपी बन रहा है बायोकेमिकल रिएक्शन के टाइम पे जो एटीपी बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है,
ये मैंने बताया है स्टेप नंबर 7 में। एक्चुअल में देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। एक्चुअल में कैसे हो रहा है देखो ध्यान से, ये मान लो एंजाइम है, क्या चीज, पाइरुविक एसिड काइनेज एंजाइम है, ये मान लो, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है, पाइरुविक एसिड काइनेज एंजाइम है, पाइरुविक एसिड काइनेज एंजाइम है, ठीक है। ये पाइरुविक एसिड एंजाइम काइनेज एंजाइम का हम लोग बोलेंगे एक्टिव साइट है, ठीक है। ध्यान से देखना, अब इस एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट कौन जाएगा, सबस्ट्रेट तो यही है ना, सबस्ट्रेट हम लोग बोलेंगे 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, यही सबस्ट्रेट है, ठीक है। और ये एक्टिव साइट में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे एडीपी भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये जो फॉस्फेट है ना, ये जो 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड में ये जो फॉस्फेट है ना, इसको ट्रांसफर करता है किसमें, हम लोग बोलेंगे एडीपी में, ठीक है। तो एडीपी किसमें कन्वर्ट होता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी में, देख सकते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल है जिससे फॉस्फेट हटा वो कन्वर्ट होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे पाइरुविक एसिड में, देख सकते हैं। ऐसे करके ये मैकेनिज्म होता है। लास्ट स्टेप जिसको बोलते हैं स्टेप नंबर 10, ये कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 10 है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन स्टेप या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप बोलते हैं, ठीक है। तो यही था हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस का क्या चीज, हम लोग बोलेंगे केमिस्ट्री। एक एक स्टेप का मैंने बायोकेमिस्ट्री बताया, कंक्लूजन बताया, और क्या क्या इनहिबिटर्स ये सब सारा का सारा कुछ बताया। तो अब यहाँ पर से आप लोग कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से। पहला कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर 1, ये स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्टेप को हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन स्टेप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन स्टेप बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये स्टेप कैसा हम लोग बोलेंगे, ये स्टेप है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, याद रखना है। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनी डायरेक्शनल स्टेप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनी डायरेक्शनल स्टेप बोलेंगे, याद रखना है। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर SLP का मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, अकरेंस ऑफ SLP, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या चीजों को हम लोग बोलेंगे, 2 ATP बनेगा, 2 ATP इज प्रोड्यूस, देख सकते हैं 2 ATP यहाँ पर बन रहा है स्टेप नंबर 10 में, ठीक है। और स्टेप नंबर 10 में 2 ATP बना, तो कितना ADP लग रहा है, हम लोग बोलेंगे 2 ADP इज कंज्यूम्ड, 2 ATP क्या हो रहा है, लग रहा है, ठीक है। और 2 ATP बन रहा है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, हम लोग बोलेंगे नो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर नहीं निकल रहा है, मतलब कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो कोई भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल निकलते दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो रिड्यूस NaDH2 इज प्रोड्यूस्ड, नो रिड्यूस NaDH2 इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर कोई भी रिड्यूस NaDH2 प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये जो स्टेप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी स्टेप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी स्टेप बोलेंगे, याद रखना। स्टेप 1, स्टेप 3 एंड स्टेप 10, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी स्टेप। और यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, पाइरुविक एसिड काइनेज, पाइरुविक एसिड काइनेज, इस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी एंजाइम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी एंजाइम बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन इस स्टेप से भी होता है, याद रखना है। ये मैं पढ़ाऊंगा रेगुलेशन, ग्लाइकोलाइसिस के रेगुलेशन में, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे कंक्लूजन था स्टेप नंबर 10 से, ठीक है। अब मैंने बताया था फेट ऑफ कार्बन इन ग्लाइकोलाइसिस, ये मैंने बताया था, देखना, ठीक है। सीरीज ऑफ लेक्चर देखते हैं, ये मैंने बताया था। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि पाइरुविक एसिड भी 3 कार्बन का है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड मिला। तो पाइरुविक एसिड का पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन ग्लूकोज के किस कार्बन से आया, ठीक है, वो मैंने बताया है। आप देखना स्टेप नंबर 5 में मैंने बताया, ठीक है। अभी मैं और एक बार इसको रिकॉल करा देता हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस जब होता है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड बनता है। और एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है, 6 कार्बन होता है। और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड जो बन रहा है उसमें कितना कितना कार्बन, 3 कार्बन है। तो कौन सा ग्लूकोज का कार्बन पाइरुविक एसिड का पहला कार्बन को बनाएगा, कौन सा ग्लूकोज का कार्बन पाइरुविक एसिड का दूसरा कार्बन को बनाएगा, कौन सा ग्लूकोज का कार्बन हम लोग बोलेंगे पाइरुविक एसिड का तीसरा कार्बन को बनाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फेट ऑफ कार्बन इन ग्लाइकोलाइसिस। तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, फेट यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ, फेट ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कार्बन इन ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। वैसे मैंने ये स्टेप नंबर 5 में बताया है, बट मैं यहाँ पर रिकॉल करा देता हूँ, आप वहां से जाकर देख लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फेट ऑफ कार्बन इन ग्लाइकोलाइसिस, इन ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को याद दिला दे रहा हूँ, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में मैंने इसको बताया था डिटेल में। यहाँ पर देखो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कार्बन ऑफ ग्लूकोज, कार्बन एटम ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हम लोग बोलेंगे कार्बन ऑफ क्या चीज, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये कहाँ पर बना था हम लोग बोलेंगे, ये स्टेप नंबर मैं 5 के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहीं से 3 कार्बन बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कार्बन ऑफ क्या चीज, पाइरुविक एसिड, ठीक है, याद रखना है। तो अब ध्यान से देखो ग्लूकोज में कितना कार्बन है, हम लोग बोलेंगे 6 कार्बन है। ग्लूकोज में कितना कार्बन है, 6 कार्बन है ना। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6।
ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 3 के राइट तरफ क्या होगा, H होगा और लेफ्ट तरफ क्या होगा, OH होगा। कार्बन नंबर 1 में क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। बाकी इस तरफ राइट तरफ क्या होगा, OH, यहाँ पर क्या होगा OH, यहाँ पर क्या होगा OH, यहाँ पर भी क्या होगा OH। बाकी सब तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे H H H H और यहाँ पर H। ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये ग्लूकोज कितना कार्बन का है, 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज जब टूटता है तो देखो ध्यान से, समहाउ यहीं से टूटेगा, 3-3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पर 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 3 कार्बन का 2 कंपाउंड बनेगा। तो स्टेप नंबर 5 में देखना, 2 क्या बना हम लोग बोलेंगे 3-3 कार्बन का कंपाउंड बना है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। उसके बाद 3-3 कार्बन का 2-2 क्या बोले 3-3 कार्बन का 2-2 मॉलिक्यूल बनता चला गया, ठीक है। देखना ध्यान से, जैसे हम लोग बोलेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर जैसे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3-3 कार्बन का है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये भी 3-3 कार्बन का, सब 3-3 कार्बन है। अल्टीमेटली पायरुविक एसिड का भी 3-3 कार्बन का 2 कंपाउंड बना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, ये 3 कार्बन किसमें है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में भी सेम होगा। मैं पायरुविक एसिड को बता रहा हूँ, स्टेप नंबर 5 में बताया था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बारे में। देखो पायरुविक एसिड में भी 3 कार्बन है, ठीक है, इसमें भी 3 कार्बन है। तो पायरुविक एसिड में 1 2 3 3 कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन। कार्बन नंबर 1 में आप लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, एसिड ग्रुप है। कार्बन नंबर 2 में CO ग्रुप है। कार्बन नंबर 3 में हम लोग बोलेंगे CH3। कार्बन नंबर 1 में यहाँ पर देखो ये एसिड ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप, और ये हम लोग बोलेंगे CH3। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 1 2, यहाँ पर 3। ये पायरुविक एसिड का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर समझना है, ग्लूकोज का तीसरा और चौथा कार्बन, इसको मैं स्टार दे रहा हूँ, ग्लूकोज का तीसरा और चौथा कार्बन मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ग्लूकोज का तीसरा और चौथा कार्बन याद रखना है, पायरुविक एसिड का पहला कार्बन को बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टार दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो पायरुविक एसिड का हम लोग बोलेंगे फर्स्ट जो कार्बन है उसको ग्लूकोज का तीसरा और चौथा कार्बन बनाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला पायरुविक एसिड का पहला जो कार्बन है, ठीक है, वो कहाँ से आया, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज के तीसरे और चौथे कार्बन से आया, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखना है 3-4 कार्बन, मतलब समझ जाइएगा, तीसरा और चौथा कार्बन जो ग्लूकोज का है उससे कौन बन रहा है, हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड का पहला कार्बन डिराइव हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का भी जो पहला कार्बन है वो भी हम लोग बोलेंगे किससे डिराइव होगा, ग्लूकोज के तीसरे और चौथे कार्बन से डिराइव होगा, ठीक है, याद रखना है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जितना भी मॉलिक्यूल बन रहा है ना पायरुविक एसिड तक, सब में तो 1 2 3 कार्बन ही होगा ना। तो सब में क्या होगा, जो पहला कार्बन होगा सारा का सारा कार्बन ग्लूकोज के तीसरे और चौथे कार्बन से आएगा, ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, पायरुविक एसिड का दूसरा कार्बन, ये किस कार्बन से आएगा, देखो ध्यान से, ये आएगा ग्लूकोज के दूसरे कार्बन से, और हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज के 5वें कार्बन से। तो ग्लूकोज का दूसरा और जो 5वां कार्बन है ये हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड का कौन सा कार्बन को बनाएगा, दूसरा कार्बन को बनाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या दिया, दूसरा और 5वां में क्या दिया हूं मैं, ऐसे करके डॉट बनाया हूं। तो देखो यहाँ पर दूसरा कार्बन और यहाँ पर दूसरा कार्बन, ठीक है, डॉट बनाया, मतलब ये दूसरा और 5वां कार्बन ग्लूकोज का क्या चीज को बनाएगा, पायरुविक एसिड के दूसरे कार्बन को बनाएगा। सिमिलरली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का भी जो दूसरा कार्बन है उसको यही बनाएगा, दूसरा और 5वां कार्बन बनाएगा ग्लूकोज का, ठीक है। अब क्या बच गया, ग्लूकोज का पहला कार्बन, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बच गया, पहला कार्बन और छठा कार्बन। तो ग्लूकोज का पहला और छठा जो कार्बन है वो हम लोग बोलेंगे पायरुविक एसिड का कौन सा कार्बन को बनाएगा, तीसरा कार्बन को बनाएगा, ठीक है, पायरुविक एसिड का थर्ड कार्बन को बनाएगा। सिमिलरली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का भी थर्ड कार्बन को बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पायरुविक एसिड का जो तीसरा कार्बन है वो ग्लूकोज के पहले और छठे कार्बन से डिराइव हुआ है, ठीक, इसी को बोलते हैं फेट ऑफ कार्बन इन ग्लाइकोलाइसिस। आप स्टेप नंबर 5 में देखना, वहां पर मैं डिटेल में बताया हूँ, ठीक है, ये फेट ऑफ कार्बन के बारे में। तो ये हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस का बायोकेमिस्ट्री खत्म हो गया। हम लोगों ने इसमें स्टेप्स देखा, एक एक स्टेप का बायोकेमिस्ट्री देखा, कंक्लूजन देखा, इनहिबिटर्स देखा, एंजाइम के बारे में देखा, और सबसेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के बारे में डिटेल में देखा। और क्या देखा हम लोगों ने ये भी देखा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टेप भी होता है ग्लाइकोलाइसिस में। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने सारा कुछ कंप्लीट स्टडी किया, ठीक है। ये ग्लाइकोलाइसिस खत्म हुआ। अब हम लोग क्या देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स खत्म हो गया, कंप्लीट एक एक स्टेप को मैं डिटेल में बताया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि अगर एक केमिकल होता है, इसको बोलते हैं आर्सेनेट, ठीक है, केमिकल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्सेनेट, आर्सेनेट बोलते हैं, आर्सेनेट, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। इसको आर्सेनिक एसिड भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ASO4 3-, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्सेनेट या आर्सेनिक एसिड बोलते हैं। ये जो केमिकल है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ग्लाइकोलाइसिस में, कितना एटीपी बनता है वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसको देखने के बाद हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन देखेंगे, तो ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो जाएगा। और भी हम लोग को देखना है एक रेडियो लेवल ये टेक्निक मुझे बताना है, जिससे पता चलेगा कि ग्लाइकोलाइसिस में जो एटीपी लग रहा है
जो फॉस्फेट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है उससे ये पता चलेगा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस इन आरबीसी, फिर ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इंटर करेंगे फेट ऑफ पाइरुविक एसिड की, पाइरुविक एसिड का फेट क्या होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ आर्सेनेट या आर्सेनिक एसिड इन ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है।